हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है दाहोद वर्कशॉप का ये क्वेश्चन है और इसका जो एग्ज़ाम डेट है 3 दिसंबर 2023 को हुआ था ये इसका एग्ज़ाम इसी महीने में। और इसका टेस्ट हमने 10 दिसंबर को लिया था और जब टेस्ट हो गया है तो इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। इस वर्कशॉप में जो वैकेंसी आई थी टोटल 22 सीट की 22 सीट की वैकेंसी आई थी, जिसमें 16 लोग ही क्वालिफाई किए, बाकी का सीट जो है खाली चला गया। तो नहीं क्वालिफाई करने की वजह से सीट खाली चले गई। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, कुछ अलग हट के था, जिसके वजह से लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। और यहाँ से जो भी जुड़े हुए थे उन सब का रिजल्ट हो ही गया है। कम लोग जुड़े हुए थे इसलिए सीट खाली चला गया, यदि ज़्यादा लोग जुड़े हुए तो ज़रूर ज़्यादा रिजल्ट होता और सीट खाली नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। और उससे पहले जो भी सफल हुए हैं उनको एक बधाई देना चाहिए। तो इसमें जो सफल हुए हैं उन कैंडिडेट का नाम है, इस तरह से लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इन सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो है। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो जो भी बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि कर लिए हैं सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं है, वीडियो यदि पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये दाहोद वर्कशॉप का क्वेश्चन है और इसका एग्ज़ाम डेट 3 दिसंबर 2023 था। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है और ये सी ग्रुप का क्वेश्चन है। यह टेस्ट 3 ग्रुप में लिया जाता है। ए ग्रुप में वैसे कैंडिडेट होते हैं जिनका कैरेज वर्कशॉप है, बी ग्रुप में ऐसे कैंडिडेट रखे जाते हैं जिनका वैगन वर्कशॉप है, और सी ग्रुप में CNW से रिलेटेड लोगों को रखा जाता है। और जो AWM AME की तैयारी करते हैं उनको भी सी ग्रुप में ही रखा जाता है। लेकिन AWM AME की तैयारी करते हैं उनको बोनस क्वेश्चन मिलता है टेस्ट के बाद, इसी ग्रुप में के क्वेश्चन के लास्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, एज पर द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968 विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि इसमें डीम्ड जो सस्पेंशन होता है, जो कि माना गया सस्पेंशन कहा जाता है। और यदि कोई भी कर्मचारी पुलिस कस्टडी में है और 48 आवर से एबव हो गया है तो उसको बाद में यदि पता चलता है तो उस समय से लेके बाद में जब पता चला तब तक के जो पीरियड होते हैं वो सस्पेंशन पीरियड में ही रखा जाता है और उसी को डीम्ड सस्पेंशन कहा जाता है। और जैसे ही डीम्ड सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा SF2 आप लगाएंगे। ये बहुत बार मैंने आपको बताया भी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको जानना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, 1 में क्या है, सस्पेंशन है। आपसे पूछेगा कि सस्पेंशन कौन से SF में आता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो होता है वो सस्पेंशन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है, डीम्ड सस्पेंशन होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 जो है होता है अप्रूवल ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, यानी कि जो जीवन निर्वाह भत्ते है, भत्ता जो मिलता है सस्पेंशन के पीरियड में, उसी के बारे में उसमें कहा गया है 3 में। उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म 4 होता है। 4 में क्या होता है कि जो निलंबन से पुनः वापसी जो होता है उसको जो है रिवोकेशन ऑफ जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 4। उसमें क्या होता है कि रिवोकेशन ऑफ जो हो जाता है निलंबन, उसके बाद वापसी जो होती है उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में दिया गया है। एक शब्दों में यदि इसको बोले स्टैंडर्ड फॉर्म 4 को यदि एक शब्दों में बोलेंगे तो उसको कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन अंडर रूल नंबर 5। ठीक है, उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म 6 भी होता है, 7 भी होता है, सबके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म 5 आते हैं। 5 में आपको मालूम है कि जो मेजर पेनल्टी चार्जशीट जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 5 में ही दी जाती है। 6 नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 6 नंबर का, उसमें होता है रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जो है जिसकी मांग किया जाता है लेकिन जो है विभाग द्वारा इसको कहा जाता है कि ये प्रासंगिक नहीं है, इसको इनकार करके और एक लेटर जारी किया जाता है, उसी को कहा जाता है रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। और ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 6 में। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी बोर्ड की जो अपॉइंटमेंट होती है उसी को कहा जाता है जांच अधिकारी की नियुक्ति, और वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 7 में। 8 में क्या होता है, 8 में जो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है। ये क्वेश्चन भी जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म हैं सभी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाते हैं।
तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होने चाहिए। और जो मटेरियल आपको दिया गया है डिसिप्लिन अपील रूल्स है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको याद जरूर करेंगे। SF 7 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 7 वो है 7 तो हो गया है, उसके बाद आता है 9 जो है वो कैंसिल हो गया है। आपको ये भी क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म इनमें से कैंसिल है, अभी वर्तमान में यूज में नहीं है, या उस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसको आप 9 नंबर आंसर लगाएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म 10 आता है। 10 में A और B भी है, 10 है और 10 में A और B भी है। 10 में होता है डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग का जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 10 के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसको हिंदी में कह सकते हैं आम कार्रवाई। ठीक है, ऐसा तब होता है जब एक ही तरह की गलती अगर किया है रेल कर्मचारी और उसमें एक से अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि शुद्ध अगर हिंदी में बोला जाए कि एक ही मामले में 2 या 2 से अधिक कर्मचारी लिप्त हैं, तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म 10 के अंतर्गत डील किया जाता है। और 10 का ए में क्या है, 10 का ए जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर है इन कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग के लिए जो अपॉइंटमेंट होगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर का, ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म 10 का बी में। और ये तब होगा जब पुलिस या विजिलेंस के मामले में ये किसी तरह का जांच हो रही है, तो उस स्थिति में जो स्टैंडर्ड फॉर्म 10 का बी है और उसी तरह से के अंतर्गत जो है उसको डीलिंग किया जाएगा। और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म बी में जांच वगैरह होगा तो जो लास्ट रिजल्ट आएगा, यदि दोषी पाए जाते हैं तो मेजर पेनल्टी चार्जशीट ही लगेगा, माइनर नहीं लगेगा। उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म 11 है। 11 में क्या है, इसमें माइनर पेनल्टी है। इसमें किसी भी प्रकार की जांच नहीं होती है और कोई भी सज़ा ऐसी नहीं दी जाती है जो 3 साल से ज़्यादा हो। एक बात याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का ऐसा सज़ा का प्रावधान नहीं है माइनर पेनल्टी में जो 3 साल से ज़्यादा हो। चलिए, तो 11 जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपने जान लिया। इसके बाद के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो रिटायरमेंट के बाद वाले हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। ठीक है, तो वो भी आते हैं और उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्रोविजन ऑफ कूलिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर शुड बी मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर डैश और मोर। मतलब है कि गर्मी के दिनों में जो ठंडी पानी पीने की व्यवस्था है, एक फैक्ट्री एक्ट का ये क्वेश्चन है। और उस फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 उसको कहा जाता है। और जब गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए कितने कर्मचारी होने की आवश्यकता है इस फैक्ट्री में। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 250। यदि 250 कर्मचारी हैं तो फैक्ट्री में गर्मी का दिन है तो ठंडे पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, यदि 150 कर्मचारी हो गए हैं तो फर्स्ट एड का प्रावधान किया जाना चाहिए, फर्स्ट एड। ठीक है, यदि 30 कर्मचारी हो गए हैं, वोमेन एम्प्लॉय हो गए हैं, तो क्रैच की व्यवस्था की जानी चाहिए। 150 एम्प्लॉय यदि हो गए हैं तो लंच शेल्टर जो होता है, लंच शेल्टर, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और एक वेलफेयर ऑफिस से भी क्वेश्चन आता है, वेलफेयर ऑफिस। यदि 500 कर्मचारी हो गए हैं किसी फैक्ट्री में तो वहाँ वेलफेयर ऑफिस भी होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपको दिया गया है फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड PDF। यदि आपको नहीं मिले हैं तो अपना नाम और रोल नंबर लिख के मांग सकते हैं, यहाँ से मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ से दिए गए हैं। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा C। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन days of period maternity leave may be granted for a female railway employee during the entire service। बोल रहा है कि मिसकैरेज यानी गर्भपात हो जाता है या गर्भपात से महिला को किसी महिला के साथ गर्भपात अगर हो जाता है तो पूरी सेवा काल में कितने दिनों का मातृत्व अवकाश जो है मैटरनिटी लीव गर्भपात के जो है मिसकैरेज के नाम पे ले सकते हैं। तो 45 डेज़ का होता है और हर जो महिला रेल कर्मचारी है इनको लेने का अधिकार है। और मटेरियल में खूब अच्छी तरह से इसको समझा के भी दिया गया था, आप ज़रूर पढ़े होंगे और आपको यह आसान सा क्वेश्चन लगा होगा। तो 3 का हो जाएगा B। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, और ये जो रूल है ये उस पर भी लागू है जिनकी शादी नहीं हुई है,
महिला की शादी नहीं हुई है लेकिन इस तरह के घटना अगर हो गए हैं तो उनको भी ये लीव मिलेगा। लीव रूल जो हमने PDF बनाया है उसमें लिख भी दिया है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, इन नॉर्मल कोर्स द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 इज डैश डेज। मतलब है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी सूचना को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो साधारणतः कितने समय के दिन वो सूचना प्राप्त हो जाना चाहिए। RTI का जो एक्ट है 2005 उसमें, तो वो 30 दिन के अंदर किसी भी प्रकार की सूचना यदि मांगते हैं तो साधारणतः 30 दिन में वो उपलब्ध हो जानी चाहिए। ये रूल है RTI का, ये इसका आंसर हो जाएगा B। उसके बाद पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया है दाहोद वर्कशॉप का, ये क्वेश्चन है, आफ्टर रिटायरमेंट डैश नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस गिवन टू द क्लास C एम्प्लॉय हु हैज़ वर्कड इन रेलवे फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स। कम से कम 25 साल की सेवा जिन्होंने ग्रुप C कर्मचारी ने दिया है रेलवे को, उनको रिटायरमेंट के बाद जो पोस्ट रिटायरमेंट पास जो होता है वो कितना मिलेगा, तो वो 2 सेट मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इन कैलकुलेटिंग नॉर्मलाइज टाइम। ये इंसेंटिव से क्वेश्चन है और इंसेंटिव का बहुत ही अच्छा PDF जिसमें कम से कम 60-70 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं और वो सबको दिए गए हैं। आप लोगों ने उसको पढ़ा हुआ, उसका वीडियो भी बना हुआ है कि पूरे मैथमेटिक्स के व्यू से कैसे इंसेंटिव बनता है, कैसे इंसेंटिव निकालते हैं, रेट टाइम फिक्सिंग क्या है, रेट क्या है, कितना % मिलता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पूरा उसमें दिया गया था। तो वो आपको मिला होगा और ज़रूर पढ़िएगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। यदि वर्कशॉप में है तो ज़रूर इंसेंटिव से क्वेश्चन आएंगे। चलिए छठा है, इन कैलकुलेटिंग नॉर्मलाइज टाइम द एक्चुअल टाइम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द वर्क साइकिल शुड बी कवर्ड टू टाइम एट डैश रेटिंग। रेटिंग पूछ रहा है, रेटिंग होता है 80% और एक फार्मूला भी होता है रेटिंग के लिए। फार्मूला क्या है कि नॉर्मलाइज टाइम इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम इनटू ऑब्जर्व रेटिंग बाई 80। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ PCO। PCO का डिवीजन क्वेश्चन नहीं है। PCO होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हर वर्कशॉप में होता है PCO सेक्शन, और उसके अंतर्गत जो आते हैं प्लानिंग आते हैं, प्रोग्रेस आते हैं, इंस्पेक्शन आते हैं और उसके अलावे भी कुछ आते हैं। प्लानिंग आते हैं, प्रोग्रेस आते हैं, इंस्पेक्शन आते हैं और जो प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत जो है ड्राइंग ऑफिस भी आता है, रेट फिक्सिंग डिपार्टमेंट भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा BTC। तो बैचलर ट्रेनिंग सेंटर जो होता है वो आपको ट्रेनिंग सेंटर हो गया, ये PCO का पार्ट नहीं है। इसका आंसर D हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ टाइम टेकन बाय एनी स्क्वाड इज 1000 आवर्स। कोई भी जो है 1000 आवर में किसी काम को किया लेकिन अलाउड टाइम 1400 आवर्स था, तो इंसेंटिव परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है कि अलाउड टाइम कितना है 1400 है, माइनस टाइम टेकन कितना लिया, कितना टाइम लिए 1000 आवर्स लिए और डिवाइड बाय टाइम टेकन इज 1000 करेंगे और गुना करना है 100 से। ये सबको काटेंगे 20 से, 20 कट हो जाएगा, ये 0 से इधर कट के आएगा 400। ठीक है, ये 0 से 1 4 कट जाएगा, कितना होगा 40%। इसका आंसर हो जाएगा 40%। कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा, 40% ही आंसर आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऑल स्टाफ रिक्वायर्स टू बी लीव द वर्कशॉप ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फॉर एनी रीज़न। किसी भी रीजन से वर्किंग आवर में यदि वर्कशॉप से बाहर जाते हैं तो क्या अनिवार्य है, ये पूछ रहा है। तो गेट पास अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, person who is responsible for fixing allowed time to various operation involved in the progress sheet। वह व्यक्ति जो प्रोसेस शीट में विभिन्न कार्यों के लिए अनुमत समय तय करने के लिए जिम्मेदार होता है। विभिन्न कार्यों के लिए जो टाइम है वो रेट फिक्सिंग डिपार्टमेंट करता है और इसका आंसर हो जाएगा B, रेट फिक्सर। ठीक है, ये इंसेंटिव से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 11 देखिए, इसीलिए यहाँ के लोगों का रिजल्ट होता है। देखिए इंसेंटिव से जो पढ़ लेंगे मटेरियल तो इंसेंटिव के क्वेश्चन को डील कर लेंगे। यदि नए हैं और पढ़ नहीं पा रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। 11 देखिए, ए डॉक्यूमेंट फॉर एक्सेप्टिंग द मटेरियल आफ्टर इंस्पेक्शन इज कॉल्ड। निरीक्षण के बाद जो दस्तावेज
कुछ जांच करता है उसको क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसको जो है रिसिप्ट ऑर्डर कहा जाता है, रिसिप्ट ऑर्डर। 11 का हो जाएगा बी। स्टोर का भी बहुत, ये स्टोर से क्वेश्चन है, स्टोर का भी अच्छा पीडीएफ आपको दिया गया है, बहुत सारे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और एक्सप्लेन भी है हिंदी में, जो है ना डेड सरप्लस सरप्लस ये सब आइटम्स जो है कब से कब तक होते हैं, इंस्पेक्शन कब से होते हैं, ये सारे उसमें दिया हुआ है और आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इन यूडीएम, यूडीएम का मतलब होता है यूजर डिपो मॉड्यूल, मटेरियल इज टेकन टू टैली बुक थ्रू, यूडीएम मटेरियल जो है टैली बुक पर डैश के माध्यम से लिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा अकाउंटल। ठीक है, 12 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन कम इनटू डिमांड, 16 प्रकार के डिमांड होते हैं जो आपको पढ़ना है और प्लान हेड होते हैं 31, ये भी आपको पढ़ना है। ये 31 और 16 में से कोई ना कोई आते रहते हैं। जो मेन है वो आपको पढ़ेंगे, ज़्यादा याद करेंगे, और जो मेन नहीं है उसको थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे, कम से कम ऑप्शन से पकड़ लें उसको। तो ये होता है जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्लान जो 6 नंबर का डिमांड है वो कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड है, तो 13 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नॉन स्टॉक इंडेंट ऑफ नॉन सेफ्टी आइटम ऑफ वैल्यू रेट डैश एंड मोर देन सेंड टू अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर इंक्वायरी वेटिंग, वेटिंग के लिए जो इंक्वायरी के लिए भेजा जाएगा नॉन सेफ्टी आइटम होगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो उसका जो वैल्यू होगा 2.5 लाख या इससे ज़्यादा का अगर है कुछ नॉन सेफ्टी आइटम, तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक अकाउंट के पास भेजना पड़ेगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मनी अलॉटेड फॉर परचेस ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड, स्टॉक आइटम के लिए जो पैसा अलॉट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है परचेस ग्रांट। इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सब कैरेज और वैगन के पीछे पड़े रहते हैं कि कैरेज के बारे में जानना है, वैगन के बारे में जानना है, LHB ICF के बारे में जानना है। यहाँ कैरेज वैगन LHB ICF सब गायब हो गया। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया जिसका सारा मटेरियल आप लोगों के पास उपलब्ध है। ठीक है, अब ये है स्टोर से क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा, ये मैथ है। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्यूबाइडल बॉक्स हैज़ हाइट लेंथ एंड विड्थ, इतना एक घनाभ है और इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 × LB, ठीक है, प्लस BH प्लस LH। इसको ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो 1300 आंसर आएगा। ठीक है, L के जगह LBH के जगह 20, 15 और 10 रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 17 नंबर साइंस से क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है, तो ये होता है मीटर। ठीक है, हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज जो होता है वो इसका जो ये हर्ट्ज जो होता है ये होता है किसका मात्रक होता है, अच्छा फ्रीक्वेंसी का होता है। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का होता है, यानी आवृत्ति जिसको कहा जाता है उसका यूनिट होता है। उस तरह डायोप्टर जो आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, और फैराडे जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है उसका मात्रक है, और मीटर जो है इसका तरंग वेवलेंथ का मात्रक है। डी 7 का हो जाएगा, 17 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ए ट्रेन इज रनिंग बिटवीन 2 स्टेशन A एंड B, A और B 2 स्टेशन हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 640 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है जा रही है वहाँ, और उसका स्पीड भी दिया हुआ है 160 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड भी दे दिया है। तो वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या पूछ रहा है, समय, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो 640 में डिवाइड करेंगे 160 से, ठीक है, तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। या अब यह पूछ रहा है कि 14 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई है 14 बजे, तो उसमें और 4 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पीएच वैल्यू ऑफ H2O, ये साइंस से क्वेश्चन है। पीएच वैल्यू H2O का पीएच मान होता है, क्या होता है H2O का? H2O का होता है 7, यानी कि जल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। SI यूनिट ऑफ प्रेशर एनर्जी, एनर्जी जैसे ही आ गया तो ये क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। न्यूटन मीटर जो है एनएम, और वाट शक्ति का होता है, न्यूटन जो है बल का होता है, फोर्स बल का, और ये शक्ति का होता है, और ये तो नहीं, नो यूनिट्स दिया है, तो इस 20 का आंसर है सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच इज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, आपने जब तैयारी शुरू करते होंगे पहले तो उसमें बहुत बार पढ़ा होगा कि जो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, सबसे बड़ी रेल मार्ग है, तो वही इसका आंसर है। ये मास्को से लेके प्योंगयांग तक जाती है, और मास्को है रूस में और प्योंगयांग है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रांस साइबेरियन रूट। ये जो है 16 नदी और 46 शहरों को पार करके 10,224 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ऐसा करने में उसको 7 दिन लगभग लग जाते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में यदि आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे लंबी दूरी करने वाली ट्रेन कौन सी है या कौन सा मार्ग है, तो वह है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ का जो मार्ग है वो सबसे बड़ी है, और उसमें ट्रेन चलने वाली है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 4218.6 किलोमीटर है, और इसको 74 घंटा 35 मिनट का टाइम लगता है विवेक एक्सप्रेस को पूरा दूरी तय करने में, यदि लेट ना हो तो। ठीक है, और लंबी दूरी का ट्रेन लेट भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल क्लीननेस इन द वर्क प्लेस, जो काम कर रहे हैं, कार्यस्थल है, वहाँ पर पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रहने के लिए कौन सा इसमें एग्जाम्पल परफेक्ट है? तो इसमें पहला क्या है कि लिविंग फूड वेस्ट ऑन द फ्लोर, आप खाना खा के वहीं भोजन वहीं छोड़ देंगे, तो ये क्या अच्छा है? ये गलत हो गया। क्लीनिंग अप स्पिल्स इमीडिएटली, कुछ भी गिरता है अगर फ्लोर पर तो तुरंत साफ कर देना चाहिए, तो ये सही है। यूजिंग टॉक्सिक क्लिनिक केमिकल, टॉक्सिक क्लिनिक केमिकल का इस्तेमाल सिर्फ बाथरूम वगैरह में किया जा सकता है, क्योंकि इससे कर्मचारी को नुकसान हो सकता है, तो ये भी गलत है। इग्नोर मेंटेनेंस इशू, मेंटेनेंस का जो कोई इशू है उसको इग्नोर कर देना है, जाने देना है, छोड़ो यार क्या साफ करोगे, वैसे में नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, यह करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इनगोरेटेड 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स DCDH इन विच स्टेट, 10 जिला में डिजिटल जो न्यायालय है उसको डिजिटलीकरण किया गया है, और किस राज्य में किया गया है? DY चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा, तो ये उड़ीसा में किया गया है। 23 का हो जाएगा बी। आगे देखिए 24। Who among the following was nominated at first सत्याग्रही by महात्मा गांधी for the individual सत्याग्रह in 1940? 1940 में सत्याग्रह जब हुआ था तो उस समय जो पहले सत्याग्रही थे उनको विनोबा भावे थे, जिनको भूदान आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। आप जब तैयारी करते होंगे कंपटीशन का तो ये भी क्वेश्चन खूब आता था। ठीक है, उस ज़माने में कि जो क्वेश्चन है अब तक हमें याद है, तो आपको तो ज़रूर याद होंगे। तो 24 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये जीके है। अभी तक कैरेज वैगन का दर्शन नहीं हुआ है। चलिए 25 देखिए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट, ऐसा नहीं है, किसी किसी वर्कशॉप में ऐसा हो जाता है कि कैरेज वर्कशॉप से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन आपको तैयारी बना के रखनी है चारों तरफ से। मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, और कैरेज वैगन जो तो ज़्यादा ही पढ़ना है। इसमें नहीं आया तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब में नहीं आएगा। उसके बाद आपको जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के रूल्स हैं, डिसिप्लिन अपील रूल्स हैं, राजभाषा हैं, इंसेंटिव कैलकुलेशन है, फैक्ट्री एक्ट है, HOER है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ थे? विच ऑफ इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। तो पहले तो गोरखपुर था, लेकिन अब हो गया है हुबली, और उस स्टेशन का जो नाम है उसका नाम है इसका नाम है सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। इससे पहले जो गोरखपुर था वो 1366.33 किलोमीटर था, तो
तो इससे ज़्यादा हो गया तो ये फर्स्ट रैंक हो गया, ठीक है। तो दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फुल फ्रॉम RDSO, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत लोग नए हैं, देख रहे होंगे, हमसे जुड़ना चाहते होंगे, तो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाए कैसे जुड़ेंगे। क्रिस स्टैंड फॉर, क्रिस जो आप रेस ऐप चलाते हैं वो क्रिस नहीं बनाया है, ठीक है। और जो HRMS ऐप चलाते हैं वो भी क्रिस ने ही बनाया है, और उसका नाम है, फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे ही आप रेस खोलेंगे ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। नया वर्जन भी इसका आ गया है, उम्मीद है कि आप लोग डाउनलोड जो है अपडेट कर लिए होंगे। तो 27 का बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द एब्रीविएशन पास यूज फॉर फायर एक्सटिंगाइजर ऑपरेशन स्टैंड फॉर, पास जो है, पास PTO वाला पास नहीं है, ये जो फायर एक्सटिंगाइजर है उसमें पास का हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ है, ठीक है। तो जो पास है, पी से होता है पुल, ठीक है। पुल माने क्या होता है, खींचना। सबसे पहले जो फायर एक्सटिंगाइजर है उसको, उसके जो क्लिप होते हैं उसको पुल करेंगे, फिर एम, कहाँ हमको लगाना है, कहाँ बुझाना है आग, उसको एम करेंगे, और फिर करेंगे स्क्वीज, फिर उसको जो है प्रेशर दबाएंगे ताकि उसमें से जो निकले आग बुझाने का जो सामान है वो निकले, यानी कि जो ड्राई केमिकल पाउडर है वो निकले। और उसके बाद स्वीप करना है, ठीक है, पूरे दबाए रखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फुल फ्रॉम AAC इन रिलेशन टू हिस्ट्री शीट ऑफ स्टॉक आइटम, ये मेन इसमें हो गया। अगर ये नहीं होता तो एवरेज एनुअल कंजम्पशन ही होता, लेकिन ये लिख दिया तो अब हो गया एनुअल एंटिसिपेटेड कंजम्पशन, ठीक है। इस हिसाब से इसका आंसर बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द फुल फॉर्म ऑफ CR, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। CR होता है कंट्रोल रिजर्वायर, जो कि DV से एकदम सीधे सटा हुआ लगा रहता है, और उसमें जो प्रेशर होता है 5 kg/cm² का प्रेशर होता है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 6 लीटर की होती है। तो ये आपको जानना चाहिए। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इंडियन रेलवे लॉन्चेज रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस अलॉन्ग विथ विच इंस्टीट्यूशन, ये जो है रेल शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू किया है वो इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर शुरू किया है। तो 31 का हो जाएगा बी। ये हो गया करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन रेलवे इज हेडक्वार्टेड इन, अच्छा, रेलवे की जो कल्याण संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछ रहा है, तो वो होता है न्यू दिल्ली, डी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, रेलवे जो जोन है, जितने जोन है उसमें सबसे लॉन्ग पूछ रहा है, बड़ा, वो है नॉर्दर्न रेलवे, यानी कि ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वेयर इज स्टाफ रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये है वडोदरा, ठीक है। और उसका जो रेलवे स्टाफ का जो मेन होता है उसको डायरेक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना है और आ भी चुका है, तो दोनों बात याद रखिएगा। 34 का है सी। क्वेश्चन 35। विच सिटी इन द व्हील एंड एक्सल प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड, व्हील RWP पूछ रहा है, एक होता है RWP, ठीक है, और एक होता है RWF। इसका मतलब हो गया रेल व्हील प्लांट, इसका हो गया रेल व्हील फैक्ट्री। ये है बेंगलोर में, और ये है ये जो ECR है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के बेला छपड़ा में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान टू इंश्योर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस वाज लॉन्चड बाय विच रेलवे मिनिस्टर, ये सुरेश प्रभु के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। उस समय के जब स्वच्छ भारत अभियान जब चला था तो उस समय के रेलवे मिनिस्टर यही थे, और इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ISO 4001 हेल्प टू डैश ऑफ एम्प्लॉयों की कार्यों की जो मदद है, उसमें कर्मचारियों की मदद करने के लिए जो ये ISO है वो इंडियन इंटरनेशनल ये जो है वो किस लिए है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये है कंट्रोल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
ISO से संबंधित कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हैं जो आते हैं, और वो आपके टेस्ट जब चलते हैं तो टेस्ट में वो डाले जाते हैं और आपको क्लियर करते जाना है टेस्ट से ये ISO से रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन इन इवेंट ऑफ फायर? अगर आग लग गई है तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो राइज एन अलार्म, अलार्म बजाना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। एज पर पर्सनल सेफ्टी मेजर वी शुड वियर डैश क्लोथ्स नियर मूविंग मशीनरी पार्ट्स। अगर मशीनरी पार्ट्स के पास काम कर रहे हैं तो किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, वो है तो पॉलीमर ये सब पहनेंगे। ठीक है, ये झूलता है, लगा लटका हुआ रहता है, और इसमें कि मशीन में थोड़ा सा भी फंसा तो कपड़े के साथ वो इंसान के हाथ पैर या किसी जान की भी खतरा हो सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इस तरह का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लूज कपड़ा ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लूज कपड़ा होगा तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, कपड़े धीरे धीरे मशीन में फंस जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। टाइट कपड़ा पहनना चाहिए, नायलॉन ये सब नहीं पहनना चाहिए। तो इसका आंसर 39 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इलेक्ट्रिकल फायर आर एक्सटिंग्विश्ड बाय। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए किस प्रकार के जो उपकरण हैं उसको इस्तेमाल करेंगे? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर में फोम बेस्ड अगर फायर एक्सटिंगाइज़र है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें पानी का मात्रा रहेगा और करंट लग सकती है। ये पाउडर से भी नहीं बुझता है, जो डाई केमिकल पाउडर है। ये इसका आंसर सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज ऑफ ए डायमेंशन ऑफ ए पार्ट बिटवीन विच द एक्चुअल साइज शुड लाइज कॉल्ड एज। मतलब है कि दो साइज हैं, ठीक है, और दोनों के बीच का जो वास्तविक आकार है कि कोई भी हम लोगों ने मटेरियल तैयार किया 10 mm का, ठीक है, तो ये ±5 mm लिख दिया, ±5 mm, ठीक है, ±0.5 mm लिख दिया, यानी कि 10.5 से लेकर 9.5 तक वो मटेरियल का साइज है। लेकिन जो 10 है वो क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है, वही आपसे पूछ रहा है। अब इसमें आपको फिट का नॉलेज होना चाहिए, टॉलरेंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अलाउंसेस का नॉलेज होना चाहिए, लिमिट का नॉलेज होना चाहिए, इस तरह के ये क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर होगा लिमिट होगा, ठीक है। अगर ये 10.5 के बारे में पूछता तो ये होता अपर लिमिट, अगर 9.5 के बारे में पूछता तो ये होता लोअर लिमिट, ठीक है, लेकिन एक्चुअल साइज क्या है? लिमिट। उसी तरह फिट्स के बारे में भी आपको नॉलेज है। टॉलरेंस क्या होता है? फिट तो टॉलरेंस होता है जो 0.5 प्लस माइनस जो हुआ तो 9.5 से लेकर 10.5 अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है और जो आएगा वही टॉलरेंस होगा। तो इसमें जो हमने मटेरियल बनाया वो 10.5 से लेकर 9.5 mm तक होना चाहिए था। बीच का जो हो गया 1 mm बचा वही हुआ टॉलरेंस, ठीक है। और अलाउंसेस होता है क्लियरेंस, ठीक है। कोई भी शाफ्ट है और एक होल है तो शाफ्ट 5 mm का शाफ्ट है तो होल एकदम 5 mm का ही नहीं होना चाहिए, 5.1 mm का होना चाहिए, ठीक है, ताकि शाफ्ट जो है आसानी से घुस जाए। तो उस जो 1 mm हुआ वही हुआ अलाउंसेस उसका। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह के ध्यान देना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लिमिट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। उच्च जो है जंग लगने का सबसे अच्छा नहीं जंग लगे वैसा कौन सा जॉइंट है ये पूछ रहा है, तो वेल्डिंग जॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द डिटेक्ट मिनट क्रैक इन रोलर बेयरिंग। ये बेयरिंग के जो मटेरियल हमने बनाया है उसमें ये क्वेश्चन आपको ऐड किया है, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ के गया होगा उनको 1 नंबर यहाँ से प्लस हो गया होगा, गलत मारेंगे तो 1.33 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइट विथ मैग्नीफाइंग। लाइट और जो मैग्ना जो लाइट होता है उसमें उसको देख के उसका जो है सूक्ष्म दरारों का पता लगाया जाता है। 43 जो आंसर है उसका क्वेश्चन है उसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। व्हाट टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग इज फिटेड इन मेमू टीसी। मेमू टीसी मतलब ट्रेलर कार। मेमू ट्रेलर कार में किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का फिटिंग किया जाता है? तो वो होता है डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इफ विंड स्पीड एक्सेस रिकमेंडेड लिमिट ड्यूरिंग क्रेन ऑपरेशन। जब क्रेन ऑपरेशन हो रहा है और हवा की गति बहुत तेज़ है तो उस समय क्रेन का कोई भी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा डी, ठीक है, सस्पेंड क्रेन ऑपरेशन। आगे देखिए 46।
ए रोटरी कंप्रेसर इज ड्राइवन बाय, जो रोटरी कंप्रेसर होता है, रोटर जिसमें गोल 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 घूमता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर में भी होता है और इंजन में भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए 47, द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर अगर कोई कंप्रेसर है इतना बड़ा है, जैसे जैसे इसका ऊपर में वॉल्यूमेट्रिक जो इसका जो है एफिशिएंसी जो होता है वो कमता जाता है, वो जैसे इसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे कमता जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिक्रीज बी, 47 का बी। आगे देखिए 48, फॉर्क लिफ्ट ट्रक इज़ यूज फॉर, जो फॉर्क लिफ्ट होता है आपने देखा होगा, वो उसमें क्या है, कोई भी सामान को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। ठीक है, ऊपर रखे हुए सामान को यदि गाड़ी में कोई बहुत सारा डोर रखा हुआ या बहुत सारी सीटें रखी हुई है, उसको नीचे उतारना है तो फॉर्क लिफ्ट को जो दो ये होते हैं ना, उसका जो उसमें रख के और नीचे इसको कर सकते हैं, यानी कि लिफ्टिंग एंड लोअरिंग भी हो गया, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, विच टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। जो ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में उठाने और रखने के लिए जो है किस प्रकार के जो सामान है, प्रबंधन है, उस तरह का उपयोग किया जाता है। तो ये होइस्ट आप सुने देखे होंगे, जो क्रेन होता है उसमें जो चैन होता है उसी को होइस्ट कहा जाता है। ये जो है जिसमें चैन फंसा हुआ रहता है, यही ऊपर से नीचे के लिए बहुत ही अच्छा उपकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, फॉर टिग वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम करेंट यूज इज। टिग वेल्डिंग जो होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, उसमें एल्युमिनियम का अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एसी होना अति आवश्यक है, अल्टरनेटिव करंट से ही होगा, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम है ये जल्दी पिघल जाते हैं इसका जो वेल्डिंग के दौरान, तो इसको अल्टरनेटिव करंट चाहिए। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी अगर हो गया तो और अच्छा है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 50 तक के जो क्वेश्चन हैं उसको सलूशन हो चुका है, और आगे जो क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं एक ही वीडियो में, अगले जो वीडियो बनेंगे उसको कोशिश करूँगा कवर करने का। तो अगला वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। और जो नए आदमी हैं, हमसे पहली बार वीडियोज़ देख रहे हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप RJ ज्ञान क्लासेस फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 8121390916 ये सेव कर लीजिए। ठीक है, और इसमें आप अपना नाम और डिपार्टमेंट का नाम लिख के भेजिए। यदि आप मैकेनिकल में हैं, CNW में है, या कैरेज वर्कशॉप में है, या वैगन वर्कशॉप में है, और लिखिए कि मैं JEE की तैयारी करना चाहता हूँ। तो इसके लिए टोटल मटेरियल आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे 140 टन क्रेन ही क्यों ना हो, इन सारे मटेरियल जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आपको 3000 का फ़ी लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो 3000 आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उतना ही मटेरियल को जो है बनाने में खर्च लगते हैं। दोनों लैंग्वेज में टाइप किया हुआ मटेरियल मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, 150 पर मंथ टेस्ट सीरीज़ का भी चार्ज लगता है, क्योंकि टेस्ट का क्वेश्चन भी टाइप करा के दोनों लैंग्वेज में, और 3 ग्रुप में टेस्ट लिया जाता है ABC। ठीक है, अभी D ग्रुप करने का भी विचार किया चल रहा है कि AWM के जो भी तैयारी करते हैं AME का, उनको D ग्रुप एक दिया जाए, क्योंकि उनका क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से टेस्ट लिया जाएगा। फिलहाल तो अभी यहीं चलेगा। उसके बाद 10 सेट प्रीवियस भी आपको दिए जाएंगे, लेटेस्ट वाला, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग से जो रिकॉर्डेड क्लास चलते हैं उनके भी लिंक आपको दिए जाएंगे, और एक अलग से व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा ताकि जो फ़ोन भी कर सकते हैं उस पर, ताकि कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो उस पर मैसेज भेजिएगा। जो जनरल व्हाट्सअप है उस पर मैसेज जुड़ने के बाद नहीं भेजिएगा, जो आपको ये नंबर दिया गया है, दूसरे वाले पर भेजिएगा, आपको वहाँ समाधान जल्दी होगा। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हो रहा है, आपको टेस्ट भी मिल रहा है, आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं, आपको क्लास मिल रहे हैं, और इन सब का चार्ज है 3000। टेस्ट का सिर्फ अलग से चार्ज लगता है। तो जुड़ने के लिए आप तुरंत जुड़ सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी न किसी नेक्स्ट वीडियो में।